नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है सीबीएसई हिंदी 002 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में आपको मैंने वस्तुपरक प्रश्न दे दिए थे। आज पार्ट 2 में वर्णनात्मक प्रश्न देने जा रही हूँ। 40 मार्क्स का पेपर आपका पहले डिस्कस हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आज 40 मार्क्स का बचा हुआ वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 3 के उत्तर आपको करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 25 से 30 शब्दों में एंड करना है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे। तो आप 2 उदाहरण अपनी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। बाल गोविंद कबीर के आदेशों पर अपना जीवन चलाते थे, कबीर की तरह संसार के आकर्षणों से दूर रहते थे, खेतीबाड़ी करते हुए स्वार्थ भरा जीवन नहीं जीते थे। और दूसरा पॉइंट है, वे मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे, उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। एक कहानी ये भी में लेखिका ने अपनी माँ की तुलना धरती से करते हुए उन्हें अति सहनशील बताया है। अपने निकट के किस व्यक्ति को आप ये स्थान देना चाहेंगे? कोई 2 कारण लिखे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप, मुझे नहीं पता किसे सहनशील बताएंगे, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेखक के अनुसार संस्कृति क्या है? और संस्कृति की परिभाषा के आधार पर सांस्कृतिक विरासत किसे कहा जा सकता है? तो लेखक के अनुसार संस्कृति का संबंध मानव सभ्यता के कल्याण से है। किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता को संस्कृति कहते हैं। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के तरीकों की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के लिए उपर्युक्त संदर्भ का प्रयोग क्यों किया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे हिरन की महक उसकी नाभि में स्थित होती है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कला और सुर की पूर्णता उनके व्यक्तित्व में ही थी, जबकि वे उसे कहाँ ढूंढते रहते थे? बाहर खोजते फिरते थे। अब प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसके? पद्य पाठों के, यानी कि आपकी कविताओं के आधार पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 3 आपको करने हैं। तो आइए किन्हीं 3 का उत्तर आपको देते हैं पद्य पाठों के आधार पर। पहला क्वेश्चन है, हरि है राजनीति पड़ी आई। सूरदास के पद है पाठ आपका। कृष्ण किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? गोपियां श्री कृष्ण से क्यों नाराज हैं? तो गोपियों के अनुसार मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। ये ऐसा गोपियों के अनुसार। ओके, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन करने का ध्यान नहीं रह गया है। गोपियों को लगता है कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण वृंदावन को भूल गए हैं, उनमें इतनी भी मर्यादा नहीं बची है कि स्वयं आकर गोपियों की सुध ले, इसीलिए वो उनसे नाराज है। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर मुख्य गायक और संगतकार की एक एक विशेषता लिखनी थी, जो मैंने आपको लिखकर प्रोवाइड कर दी है। संगतकार की आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई तथा स्वर से ऊंचा ना उठाने वाली है, जबकि मुख्य गायक जो मेन सिंगर है उसकी आवाज चट्टान जैसी भारी और दृढ़ तथा आत्मविश्वास से भरी हुई है। मुख्य गायक के सुर से संगतकार कभी अपने सुर को ऊंचा नहीं जाने देता। ओके, एक सिंगर कौन सा होता है? जो मेन सिंगर होता है, और एक जो पीछे गाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता में अपरिचित कवि ने नवजात शिशु के मौन से भी बहुत सी बातें की है। वर्तमान संदर्भ में क्या कोई अपरिचित व्यक्ति शिशु के इतना समीप जाकर उसकी मोहकता का वर्णन कर सकता है? हाँ या ना का कारण समझाते हुए लिखिए। तो ये आप अपने समझ के अनुसार उत्तर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबके उत्तर जो हैं वो अलग अलग वेरी करेंगे, इसलिए आप इसका उत्तर स्वयं ही दें तो अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 4, अट नहीं रही है कविता में कवि किसके सौंदर्य पर मोहित है? तो कवि वसंत की श्री शोभा के अत्यंत भव्य रूप पर मोहित है। कवि ने वसंत में प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख करते हुए बताया है कि इस ऋतु में प्रकृति के कण कण में सुंदरता समासी जाती है। प्रकृति के कोने कोने में अनूठी सी सुगंध भर जाती है। जगह जगह रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की शोभा दिखाई देने लगती है। चाहकर भी प्रकृति की सुंदरता से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। इसके बाद आपको पूरक पाठ्यपुस्तक यानी कि कृतिका के प्रश्न पूछे जाएंगे।
3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 करने हैं आपको। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो ऑलरेडी पिछले पेज पर क्वेश्चन निकल चुका है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की, जब हमने आपको प्रश्न संख्या 12 दिखाई थी, उसके नीचे ही प्रश्न संख्या 13 थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। इन पंक्तियों के आधार पर भोलानाथ के पिता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको पता ही है, पहला पाठ है आपका। उस पाठ के आधार पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, कृतिका माता का अंचल पाठ से। तो भोलानाथ के पिता की 4 विशेषताएं आपको देनी है। भोलानाथ के पिता अत्यंत भावुक इंसान है। इसका आंसर आपको रिटर्न में आगे मिलेगा, पढ़ लीजिए ये बच्चों। भोलानाथ के पिता अत्यंत भावुक इंसान हैं। वे भोलानाथ को मानो भगवान का रूप मानते हैं। वे जिस तरह उसकी एक एक क्रीड़ा में भाग लेते हैं, वे अपने आप में अनोखा अनुभव है। इससे पता चलता है कि वे अत्यंत भावुक हैं। वे अपने बालक में ईश्वर के दर्शन करते हैं। ये भक्ति के स्तर की चीज है। भगवान के परम भक्त, परम स्नेही और भोले स्वभाव के भोलानाथ के पिता हर रोज सुबह सवेरे उठकर शौच आदि से निपटकर स्नान करते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। उसके बाद रामनामा वही पर 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड है, पिता स्वभाव से अत्यंत स्नेही थे। वे शिशुओं की लीला में शिशुओं की भांति सम्मिलित हो जाते थे। उनकी हंसी निर्दोष होती थी। उनके मन में अपने पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य था। और फोर्थ पॉइंट है, भोलानाथ के पिता स्वभाव से भोले थे। वे माँ की भांति बच्चे का भरण पोषण करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रकार प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे बच्चों कृतिका में से। पहली बार स्तंभ 1 में पाठ के वाक्य और स्तंभ 2 में मूल विचार दिए हैं। आपको पहले मैच करना है, फिर मैच करने के बाद प्रत्येक मिलान के लिए आपको एक एक वाक्य लिखना है। जैसे कि ये स्तंभ 1 और 2 जो है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पे लिया गया है। आसमान उल्टा पड़ा था, हमने इसको मैच किया सेकंड से, बादलों की मोटी चादर से बादल में आकाश का नजारा। ठीक है, विज्ञान की प्रगति के बाद भी देश की आत्मा एक जैसी ही है, इसको हमने मैच किया पहले नंबर से। अंधविश्वास, पाप पुण्य और कल्पनाएं, सब छू मंतर जैसे जादू की छड़ी घुमाई गई हो, तो इसको हमने मैच कर दिया किससे, आश्चर्यजनक कल्पना की पराकाष्ठा। अब इसके आधार पे आपको देने हैं आंसर। जैसे कि आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, तो इसको एक वाक्य में आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो आप इन लाइनों में से कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, विज्ञान की प्रगति के बाद भी देश की आत्मा एक जैसी है। अंधविश्वास, पाप पुण्य और कल्पनाएं, जो इसका ख मैच किया था हमने, उसके लिए भी आपको वाक्य एक लिखना है। तो लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भारत की आत्मा एक है। या तो ये लाइन लिख लो, नहीं तो फिर दूसरी लिख लो। ठीक है, एक वाक्य लिखना है आपको। ग, सब छू मंतर जैसे जादू की छड़ी घुमाई गई हो। ठीक है, तो उसके लिए भी तिस्ता नदी का सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। तो लेखिका को लगा जैसे उसने सौंदर्य को छू लिया हो। चलिए, ये भी हिस्सा आपका कृतिका का खत्म हो गया। अब कृतिका का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, उनकी सभी रचनाएं कृति नहीं होती। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर, लेखक के दृष्टिकोण से कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए संपादक, प्रकाशक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखने वाले लेखकों के बारे में बताइए। तो लेखक लिखकर ही अपने अंदर की व्यवस्था को पहचानता है और लिखकर उससे मुक्त हो जाता है। लेखक का कहना उचित है कि सभी लेखक कृतिकार अर्थात रचनाकार नहीं होते। ये भी सही है कि कुछ प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाहर की व्यवस्था भी लिखने को विवश करती है। लिखने के अन्य कारण है संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा और आर्थिक जरूरत। लेखक इन बाहरी दबावों को प्रकट नहीं होने देता। कुछ लेखक आलसी भी होते हैं जो बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं पाते। उनकी दशा उस व्यक्ति की सी होती है जो नींद खुलने पर भी बिस्तर से तब तक नहीं उठता जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। कृतिकार अर्थात रचनाकार और कृति अर्थात रचना। कृति का अर्थ भी तो पूछा है। इस बारे में लेखक का मानना है कि लिखने की कला स्वयं से संबंध रखती है, लिखकर ही स्वयं को पहचान पाना संभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। अनुच्छेद दिए गए थे, तो अनुच्छेद तो आपको रिटर्न में नहीं मिलेंगे, वो आपको क्वेश्चन नंबर 14 अनुच्छेद जो दिए गए हैं 6 नंबर का है। 3 अनुच्छेद आएंगे जिसमें से एक करना है, तो वो संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रश्न संख्या 15।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। 5 नंबर का आता है, 2 आएंगे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। आइए पहले औपचारिक की बात कर लेते हैं। अपने राज्य के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिखना है आपको। ठीक है, इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा रिटर्न में पूरा। पहले तो बच्चे अच्छे से जो भी फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का उसे ही ढंग से याद कर लें, उसे ही प्रैक्टिस कर लें। परीक्षा भवन, जो भी शहर का नाम है वो लिखकर, आगरा या दिल्ली जो भी लिखना है आपको लिखिए, कोई चेक करने नहीं आ रहा आप पटना के हैं कि आगरा के हैं। ठीक है, पर ये फॉर्मेट है आपका, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। परीक्षा भवन, शहर का नाम, उसके बाद जो भी स्थान है आपका, ठीक है, क्षेत्र का नाम, सॉरी, फिर शहर का नाम, उसके बाद डेट डालेंगे। उसके बाद जिसको भी लेटर लिखने को आया, अगर थानाध्यक्ष को आया तो सेवा में मुख्य थानाध्यक्ष, अब यहाँ पर मुख्य सचिव को पत्र लिखना है तो सेवा में मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार। ठीक है, अब पुस्तकालय से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य अधिकारी को तो लिखेंगे नहीं, शिक्षा विभाग को ही तो लिखेंगे। विषय है ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि पहले तो आपको लाइन की स्टार्टिंग किस प्रकार से करनी है। बच्चों, एक तरीका होता है, बच्चे ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार से शुरू मत हुआ कीजिए कुछ भी लाइन से। सबसे पहला तरीका होता है महोदय लिखने के बाद अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। सविनय निवेदन ये है कि मैं दिल्ली राज्य के छोटे से गांव बहरौली का निवासी हूँ। पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ परिवहन, सड़क, जल, बिजली, खेल का मैदान आदि सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है, लेकिन हमारे इलाके में कोई पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय से संबंधित किसी भी काम के लिए लोगों को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। पुस्तकालय खोलने की ओर हमारे इलाके में ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दें, हमारे इलाके में एक नियमित पुस्तकालय खोलने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, और जो भी नाम अगर पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप जिस भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहरौली निवासी, बस फिनिश। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अथवा करके आपसे अनौपचारिक पत्र पूछा गया है। छोटे मोटे रोगों के लिए नानाजी द्वारा बताए गए प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड काम होता है ना, और घरेलू नुस्खों को लिखकर अपनी एक छोटी सी पुस्तिका बनाइए। उसमें से प्रति सप्ताह एक नुस्खे को नानाजी का खजाना शीर्षक से टाइटल, ओके, समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने लगा, इस बारे में बताते हुए नानाजी को पत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन, गौतम बुद्ध नगर, जो भी आपका एरिया है, परीक्षा भवन, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। डेट डालेंगे 19 सितंबर 2023। प्रिय नानाजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र की आपको स्टार्टिंग करनी है, चाहे पिताजी को लिखो, माताजी को लिखो, और अगर कोई दुखी होने वाला समाचार है तो आप लिखेंगे मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि, आगे जो भी कंडीशन है, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मैंने आपके द्वारा बताए गए प्राथमिक उपचार और घरेलू नुस्खों की एक छोटी सी पुस्तिका बनाई है। इस पुस्तिका में चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज अर्थात फर्स्ट एड से संबंधित जरूरी बातों तथा आसान तकनीकों के बारे में लिखा है। मोच के बाद सूजन, दांत में उठे दर्द, आग से जलने पर घमौरियां होने से संबंधित घरेलू नुस्खों को भी इस पुस्तिका में लिखा गया है। आग से जलने पर अलग है, कोमा आना था उसके बाद। इस पुस्तिका में प्रति सप्ताह एक नुस्खे को नाना जी का खजाना शीर्षक से समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। आपके द्वारा साझा किए गए उपायों को लोगों तक पहुंचाने का यह तरीका उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने में मददगार साबित हो सकता है। कई बीमारियों में घरेलू उपचार अधिक प्रभावी होते हैं। एक ही घरेलू उपचार का कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाना जी, मुझे कुछ घरेलू नुस्खे बताएं जिससे एलोपैथी दवा लेने की बजाय खांसी, सर्दी, जुकाम, तेज सिर दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे आपके मार्गदर्शन और सलाह का इंतजार रहेगा। आपका प्रिय नाती। जो भी आपका नाम अगर पेपर में दिया हुआ है तो लिख दे, नहीं दिया हुआ है तो क ख ग लिख दे। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, 5 नंबर का प्रश्न आना है आपको। या तो संवृत्त लेखन कीजिए यानी कि बायोडाटा राइटिंग, नहीं तो ईमेल कीजिए। तो सबसे पहले बायोडाटा राइटिंग का क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए वर्णमाला से संबंधित गतिविधियों और चार्ट आदि बनाने में आप प्रारंभ से ही निपुण हैं। किसी प्रकाशक को अपनी प्रतिभा से अवगत करवाने और ग्राफिक डिजाइनर के पद के लिए आवेदन करने हेतु एक संक्षिप्त बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में लिखिए। तो पहले तो आप उस पद का नाम लिखो जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदित पद ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। क्लास 10th की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जिसमें संवृत्त लेखन, ईमेल लेखन, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। लेखन कौशल सारा और आपकी बुक का भी बहुत सा हिस्सा जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। कुछ चैप्टर अपलोड नहीं है जो इस साल अपलोड कर दिए जाएंगे।
वाच्य की वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले, नहीं बिल्कुल अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने अपलोड की है, और वाच्य में मैंने बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न, नए प्रकार के उदाहरण दिए। जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब बोर्ड में, 2024 बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं उनका तरीका कौन सा होने वाला है वो मैंने वाच्य की वीडियो में बता दिया। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आवेदित पद के बाद नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन, ईमेल, भाषा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जब कभी भी संवृत लेखन आना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो इन्हें अच्छे से याद क्यों नहीं कर लेते आप? इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस रिटर्न में कीजिए, ताकि आपका एक भी नंबर यहाँ से कट ना पाए। और आपको इतना भी पता है हर एक में शैक्षणिक योग्यताएं बतानी ही बतानी है। हाँ, बच्चा अटकता कहाँ है? सब्जेक्ट बताने में, तो मत लिखिए विषय वाला कॉलम, छोड़ दीजिए। कक्षा लिखिए, विद्यालय बोर्ड लिखिए, प्रतिशत लिखिए, श्रेणी लिखिए। बस ये 4 लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, पूरा एक कॉलम बनेगा। मैंने यहाँ नहीं बनाया था, लेकिन आपको बनाना है। ओके, कक्षा 10वीं 2009 में की। उसके बाद विद्यालय बताइए, बोर्ड बताइए, प्रतिशत कितने आए आपके, परसेंटेज, और श्रेणी आप प्रथम डिवीज़न में पास हुए कि सेकंड डिवीज़न में, वो लिखना है आपको। उसके बाद 12वीं की आपने। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स किया आपने, और कहाँ से किया? राष्ट्रीय डिज़ाइन प्रवेश परीक्षा संस्थान से किया, और 84% आए आपके, और द्वितीय स्थान यानी कि द्वितीय श्रेणी में आप पास हुए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया आपने माया अकेडमिक पुणे से, यहाँ पर आपके 85% आए, द्वितीय श्रेणी में आपने ये जो है डिप्लोमा कर लिया। अन्य संबंधित योग्यताएं में बताएंगे, ड्राइंग और स्केचिंग की अच्छी समझ है, सॉफ्टवेयर पर अच्छी पकड़ है। उपलब्धियां, पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, वेब पे मैगजीन प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। उसके बाद कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां बताएंगे। तो देश भ्रमण का शौक है आपको, आकर्षक मार्केटिंग मीडिया जैसे मल्टीमीडिया वीडियो और ब्रांडिंग सामग्री को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार होना, डिजाइन विकल्पों का सुझाव देना। लास्ट में जब भी एंड करेंगे तिथि, स्थान और हस्ताक्षर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी कोई भी संवृत लेखन आए, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अपने चैनल पर दे रखे हैं, लेकिन अगर कुछ हटके भी आए, सहायक पद के लिए आ रहा है या किसी भी लिपिक पद के लिए आ रहा है, तो वो नए एग्जाम्पल भी मैं आपको इस बार देने वाली हूँ। अथवा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, ईमेल लेखन करना है 5 नंबर का, तो चलिए ईमेल लेखन पे आ जाइए। विद्यालय में आप पहली बार अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट हिंदी दिवस प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। इस संबंध में लगभग 80 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है। एक बात सुन लीजिए, मैंने यहाँ नहीं बनाया, लेकिन बॉक्स आपको बनाना ही बनाना है। बॉक्स बनेगा ही बनेगा, बिना बॉक्स के ईमेल लेखन आप नहीं लिखेंगे, ना ही शैक्षणिक योग्यताएं संवृत लेखन की बिना बॉक्स के लिखेंगे। समझ में आ गया? विज्ञापन लेखन में भी बॉक्स बनाना ही बनाना है आपको, संदेश लेखन में भी बॉक्स बनाना ही बनाना है आपको, यानी कि लेखन कौशल का हर प्रश्न, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन को छोड़कर आपको बॉक्स बना के आनी है। अट्रैक्टिव लगता है, बॉक्स के बिना अधूरा लगता है। ओके, 5 नंबर पूरे लेने हैं हमें। चलिए, प्रेषक, जो भी इसका फॉर्मेट है ईमेल लेखन का, प्रेषक, प्रेषिती, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, विषय अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता। ठीक है महोदया, इस वर्ष हमारे विद्यालय में पहली बार अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को हिंदी की महत्ता को बताते हुए इसके अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में कोलाज, पोस्टर मेकिंग, निबंध प्रतियोगिता भी ऐड कर सकते हैं आप, स्लोगन प्रतियोगिता भी ऐड कर सकते हैं, लोक नृत्य, स्लोगन आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं को करवाने का उद्देश्य अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना है। बच्चों को ये बताना भी हमारा उद्देश्य है कि हिंदी ही राष्ट्र की एकता का मूल आधार है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। हमें अपनी राजभाषा को सम्मान देना है और अगली पीढ़ी भी विदेशी भाषा की बजाय अपनी राजभाषा को जाने। जीतने वाले छात्रों के लिए पुरस्कार भी रखे जाएं, ताकि हिंदी की उपयोगिता सभी छात्र छात्राएं समझें। यह प्रतियोगिता हमारे विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि विद्यालय में अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अपनी सभी कृति प्रदान करें। सधन्यवाद। आपका जब भवदीय जो भी लिखना चाहे, नीचे अगर पेपर में कोई नाम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क ख ग लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का आपको चयन करना है, यानी कि या तो विज्ञापन बनाइए या फिर संदेश लिखिए। तो आइए, सबसे पहले विज्ञापन का प्रश्न है कि बच्चों व किशोरों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों की दुकान शुरू की है। इसके प्रचार प्रसार हेतु 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए।
तो मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें, पहले तो आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है बॉक्स। ओके, बॉक्स बनाने के बाद जो भी टाइटल दिया हुआ है, टाइटल ऊपर लिख दिया मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें, टाइटल लिखा। उसके बाद आप अपने जिस भी जगह पे आपकी दुकान है बस स्थान लिख दो ऊपर फटाफट से। फिर जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसको अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर बादल की शेप थोड़ी सी बना दी है, बादल की शेप नहीं बनानी तो रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, सर्कल बना लो, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्लू स्केच कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। तो आप क्या करेंगे, मंच एक पुस्तकें अनेक, और दूसरी तरफ लिख दिया 25% की छूट। समय बता दिया कि दुकान खुली कब से है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। फिर आपको अपनी दुकान के बारे में, जो भी ज्ञानवर्धक पुस्तकों के बारे में बताना है वो आकर्षण बिंदु हेडिंग देकर उसके बाद लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप साइकिल के बारे में विज्ञापन देना चाहें, या फिर पेंसिल के बारे में, या फिर साड़ियों के बारे में, तो आपको क्या करना है, आकर्षण बिंदु साइड पे लिखने हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ऊपर आपने स्थान दे दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो भी आपको, जैसे मनोरंजक ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं तो पुस्तक बनानी है आपको, ठीक है। साइकिल दिया है तो साइकिल बनाना है, मतलब अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक्चर आपको ज़रूर बनानी है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण आपके शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने शिक्षक को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है। तो आप पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, बॉक्स बनाना है, हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बधाई संदेश। और अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नहीं लिखना तो सीधा लिख दे बधाई संदेश, फिनिश। दिनांक लिखेंगे एक तरफ, समय लिखेंगे एक तरफ। मध्याह्न है, दोपहर का टाइम है तो मध्याह्न लिखेंगे, सुबह का टाइम है तो सुबह 9 बजे, ठीक है। और संध्या का टाइम है तो संध्या 6 बजे। आदरणीय शिक्षक जी, जिसको भी लिख रहे हो आप, ये तो शिक्षक को लिखना है इसलिए आदरणीय शिक्षक जी। एसएमएस जो होता है, आपको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस खुशखबरी पर हमारे विद्यालय को गर्व है। मेरी कामना है कि बार बार आपको ऐसी सफलताएं मिले। अच्छी शुभकामनाओं के साथ नीचे लिख दिया क ख ग, लास्ट में क ख ग जरूर लिखना है आपको अपने नाम के साथ। तो यहाँ पर आपके पार्ट 2 का वीडियो भी हुआ कंप्लीट। जल्दी ही मिलते हैं आपको 10th क्लास की कुछ अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और भी बच्चों को जोड़िए इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको ढेर सारा कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन वो सिर्फ हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में आपको नंबर लेने हैं 100%। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।